हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द MSc PRS में। मैं आपको UPTET पेपर फर्स्ट यानी कि एक कक्षा 1 से 5 तक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी। यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही पक्का है और आपका सिलेक्शन पक्का मतलब 100% श्योर हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको कई क्वेश्चन भी बताऊंगी इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपको मैं पर्यावरण, हिंदी और बाल विकास के क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट के। ओके, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण के सूत्र में शामिल है? कौन सा शामिल है? ये है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और निश्चित से अनिश्चित की ओर। इससे पहले आप देखिए पूरा कि आप इसे कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए रिवीजन के लिए हैं, है ना। तो आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसे आप देखेंगे और एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। देखिए अच्छे से ये पूरा से, जैसे अनिश्चित से निश्चित की ओर, से विशेष से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभवजन्य से औचित्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। उपरोक्त सभी इनमें से शिक्षण सूत्र में शामिल है। कौन सा शामिल है शिक्षण सूत्र में? उपरोक्त सभी शिक्षण सूत्र में शामिल हैं। चलिए थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। शिक्षण के सूत्र शिक्षक अनुभव के आधार पर शिक्षक द्वारा प्राप्त सार्वभौमिक तथ्य है। शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभवजन्य से तार्किक की ओर। देख सकते हैं आप अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया? किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझ सकते हैं? किसने ये किया था? चॉम्स्की ने यह प्रस्तावित किया कि जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझ सकते हैं। कैसे? अब चलिए देखेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, सॉल्यूशन बगैर टाइम वेस्ट के। ओके, भाषाविद नोम चॉम्स्की ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। इसने एक उपन्यास विचार का प्रस्ताव दिया। सभी मनुष्यों का जन्म एक सहज समझ के साथ हो सकता है और भाषा कैसे काम करती है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने वाले नोआम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चलिए देखते हैं, चॉम्स्की के विचारों का समर्थन करती है भाषा अधिग्रहण डिवाइस LED। 1960 के दशक में नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित भाषा अधिग्रहण अनुसंधान से एक विवादास्पद दावा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझने की क्षमता रखते हैं, है ना। और आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और यदि मैं और डिटेल से बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा और देख लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इनका और BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, लिव वाइगोवत्स्की का सामाजिक विकास। नोम चॉम्स्की सिद्धांत पर महत्वपूर्ण बिंदु: हर बच्चा बुनियादी व्याकरण नियमों को जानता है। सभी भाषाएं सामान्य व्याकरण संरचना का अनुसरण करती हैं। बच्चे अपेक्षित व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं करते। चलिए, मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया था कि जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझने की क्षमता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब छात्र नई स्थिति में अवधारणा का उपयोग करता है, इसलिए वह को प्राप्त कर चुका है। किसको कर चुका है? अनुप्रयोग स्तर पर जब छात्र नई स्थिति में किसको करता है? अवधारणा का उपयोग करता है, तो वह अनुप्रयोग स्तर पर। संज्ञानात्मक क्षेत्र व्यवहार के बौद्धिक घटक का प्रतिनिधित्व करता है और शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। इसे शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञान घटक के रूप में जाना जाता है। इससे क्या है? स्मरण करना, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण,
मूल्यांकन और संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण में प्रयुक्त रणनीति नहीं है? कौन सी नहीं है? मूल्यांकन पारस्परिक शिक्षण में प्रयुक्त रणनीति नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड से हम क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इससे देखते हैं तो हमारे काफ़ी सारे एक तरह से पूरे डाउट क्लियर हो गए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। बहुमुखी व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा? ये होगा, वे सामाजिक परिस्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये सही होगा। बहिर्मुखी व्यक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? वे सामाजिक परिस्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। इससे व्यक्तित्व, जब व्यक्तित्व पर्सनालिटी लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है मुखौटा, आदतों, लक्षणों, दृष्टिकोणों, विचारों का एक प्रतिरूपित निकाय व्यक्तित्व है, क्योंकि ये बाहरी रूप से भूमिकाओं और स्थितियों में व्यवस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति ऐसे लोग सामाजिक रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। वे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, आनंद लेने वाले, आशावादी होते हैं। वे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में यथार्थवादी होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति। और चलिए देखते हैं, इसकी ये यथार्थवादी होते हैं। ऐसे लोग नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हैं, सामाजिक गतिविधियों में बहुत अधिक इच्छुक होते हैं। वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे प्रकृति में उग्र और सामाजिक होते हैं। ऐसे लोग यथार्थवादी, व्यवहारिक, बातूनी और सक्रिय होते हैं। ये नेतृत्व में अधिक रुचि लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं? वे बहिर्मुखी के विपरीत होते हैं। उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता। उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। वे आत्मकेंद्रित और रूढ़िवादी होते हैं। ऐसे लोग इस अर्थ में सिद्धांतवादी होते हैं कि वे समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों का उनकी न्याय संगतता में को सूची बिना पालन करते हैं। वे अंदर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग आदर्शवादी, कल्पनाशील, शर्मीले, एकांत प्रिय होते हैं। वे अकेले कार्य करना पसंद करते हैं। ये लोग निर्णय लेने में काफ़ी समय लेते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामग्री का अर्थ सार्थक अनुभव अधिगम का अनिवार्य घटक है। यह एक अवधारणा है। यह एक अवधारणा किसकी है? ये अवधारणा गेस्टाल्टवादी का, गेस्टाल्टवाद, कोहलर का गेस्टाल्टवाद, कोहलर का गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि अधिगम। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम की घटना धारणा के साथ निकटता से संबंधित है और इसलिए वे अधिगम को अधिगमकर्ता के अवधारणात्मक और मनोवैज्ञानिक विश्व के पुनर्गठन के रूप में परिभाषित करते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का उपयोग शिक्षार्थी शब्द का उपयोग करता है ताकि शिक्षार्थी द्वारा पूरी स्थिति की अवधारणा का वर्णन किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत। यह मुख्य रूप से धारणा की प्रकृति से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति वस्तु को संपूर्ण मानता है। एक व्यक्ति क्या करता है? वस्तु को संपूर्ण मानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सी कथन सही हैं? वास्तविक कक्षा की स्थितियों में इसका अभ्यास नहीं किया जाता। व्यवस्थित प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की जाती। यह मानता है कि शिक्षण एक जटिल गतिविधि है। व्यक्तिगत शिक्षण कौशल का अभ्यास नहीं किया जाता। यह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सही है? ये देखो, ये है सूक्ष्म शिक्षण तकनीकों के बारे में, वास्तविक कक्षा की स्थितियों में इसका अभ्यास नहीं किया जाता। फर्स्ट, और यह मानता है कि शिक्षण एक जटिल गतिविधि है और यह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए निर्देशात्मक अनुबंधन को और क्या कहा जाता है? निर्देशात्मक अनुबंधन को क्या कहा जाता है? आर प्रकार अनुबंधन। क्रियात्मक अनुबंधन के लिए एक और शब्द निर्देशात्मक अनुबंधन है। क्रियात्मक अनुबंधन के लिए एक और शब्द क्या है? निर्देशात्मक अनुबंधन है। B.F. स्किनर क्रियात्मक अनुबंधन या निर्देशात्मक अनुबंधन का मुख्य प्रस्तावक था। इसे निर्देशात्मक कहा जाता है क्योंकि सीखने के इस रूप की प्रमुख विशेषता यह है कि सीखने की कुछ क्रिया या कुछ
लक्ष्य व्यवहार पर्यावरण में बदलाव लाने में सहायक होते हैं, जिससे भविष्य में दोबारा होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्रियात्मक अनुबंधन में व्यवहार का अंतिम परिणाम निर्धारित करता है कि क्या यह भविष्य में दोहराया जाएगा या नहीं। क्रियात्मक अनुबंधन को सीखने के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें व्यवहार को सकारात्मक नकारात्मक परिणामों के माध्यम से बनाए रखा जाता है और बदल दिया जाता है। क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांतों के अनुसार सकारात्मक परिणाम व्यवहार की पुनरावृत्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक परिणामों से व्यवहार से बचना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्दृष्टि से अधिगम कुछ हद तक निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के समान दिखता है? सोचिए किस सिद्धांतों के समान दिखता है? किसके? प्रयास और त्रुटि। अंतर्दृष्टि से अधिगम कुछ हद तक किससे? प्रयास और त्रुटि के समान दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस उम्र के बच्चों में विपरीत लिंग के प्रति बहुत घृणा या उदासीनता होती है? किस में होती है? ये होती है 10 से 11 वर्ष। किस उम्र के बच्चों में 10 से 11 वर्ष के बच्चों में विपरीत लिंग के प्रति बहुत घृणा या उदासीनता होती है। इसे थोड़ा सा देखेंगे। 10 से 11 वर्ष की आयु में विपरीत लिंग के प्रति बच्चे बहुत अधिक घृणित उदासीन हैं, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में विपरीत लिंग के साथ साथ धीरे धीरे टकराव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? अधिगम। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अध्ययन कह सकते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अध्ययन किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से बदल दिया जाता है। अनुभव द्वारा लाया गया व्यवहार में यह बदलाव आमतौर पर अधिगम के रूप में जाना जाता है। अधिगम के लक्षण कौन कौन से हैं? अधिगम के लक्षण हैं: अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित वृद्धि और विकास में मदद करता है। अधिगम व्यक्तित्व के संतुलित विकास में मदद करता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख है। अधिगम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में हस्तांतरणीय है। अधिगम एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षण के सिद्धांत क्या है? शिक्षण के सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ये किसका है? ये मुख्य प्रचारक है E.L. थार्नडाइक का। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव और J.B. वाटसन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर और समीपता अनुबंधन का सिद्धांत E.R. गुथरी। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क L. हल और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, है ना। तो ये चलिए अब देख सकते हैं, ये सिद्धांत हैं, इसे अच्छे से समझ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत नहीं आता? क्या नहीं आता है? माँ का सांस्कृतिक अनुभव। एक बच्चे के जो शारीरिक विकास और वृद्धि होती है, ये क्या है? माँ का सांस्कृतिक अनुभव इसके अंतर्गत नहीं आता, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा की स्थिति में अधिगमकर्ता का संवेग भय है। क्या है? संवेग, यह है अवरोधक। चलिए ओके। ब्रेन स्टॉर्मिंग उत्तेजित करने के लिए एक विधि है। किसको? सृजनात्मकता को। ब्रेन स्टॉर्मिंग है क्या? सबसे पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग समझेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह से कह सकते हैं जो भी हमने पहले रीड किया और फिर उसे थोड़ा देर एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा सोचेंगे, है ना। और फिर हम कितने शब्द या कितने वर्ड हम याद कर पाए, उसमें से क्या हम अपने माइंड में रिपीट कर पा रहे हैं, क्या हम बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, यही है। और उससे जो एक तरह से जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, है ना। ये एक तरह से कोई चीज़ को सोचना, रिवाइज करना, बार बार दोहराना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट
देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह रचनात्मकता में ठोस परिचालन चरण से मेल खाता है? किससे? 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 साल। चलिए देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण इस प्रकार हैं। संवेदी गामक चरण 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संचालन चरण 12 से वयस्कता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व प्रकार और उनके प्रस्ताविकों की सूची नीचे दी गई है। इसका क्या है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये किसका है? और सैद्धांतिक आर्थिक सौंदर्यबोध, मौखिक कामुक गुदा और जन्ना किससे कौन संबंधित है ना? और ये देख सकते हैं पाइकनिक और एस्टेनिक और एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ये किससे किससे कौन सिद्धांत सम्मिलित हैं, ये देखेंगे हम। चलिए देखेंगे। ये देखिए किससे है? सौंदर्य और अंदर बहिर्मुखी किससे संबंधित है? ये संबंधित है जंग से। किससे संबंधित है? जंग से। मतलब जो प्रस्ताविक हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित है सैद्धांतिक आर्थिक और सौंदर्यबोध। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्पेंजर से। और मौखिक कामुक गुदा और जन्नांग, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्राइड से। और पाइकनिक, एस्टेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ये किससे संबंधित है? ये क्रेटा चमर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रेटा चमर, ये पूरा देख सकते हैं आप। इससे हम शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इससे शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं और ये आपको रिवीजन में बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए देखते हैं। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखना है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको कहेंगे धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण क्यों कहेंगे? इसमें एक तरह से और उसी के नॉलेज में हेल्प मिलना, थोड़ा सा और बढ़ाना, ये है धनात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण थोड़ा सा समझेंगे। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण उपयुक्त कारण है। अधिगम का स्थानांतरण की अवधारणा ई थॉर्नडाइक और एस वुडवर्थ द्वारा शुरू की गई। प्रशिक्षण का एक तरह से कह सकते हैं धनात्मक। अधिगम के 3 प्रकार के स्थानांतरण हैं। अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण। इससे आप यदि चाहें तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि चॉकलेट आपको नहीं दी जाती, यदि आप एक झूठ बोलते हैं, यह अनुबंधन किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पलायन प्रशिक्षण है। कहते हैं पलायन प्रशिक्षण। क्या है पलायन पलायन प्रशिक्षण क्या है? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पलायन ऊपर से यह निष्कर्ष निकाल, जब हम एक बच्चे से पूछा जाता है कि यदि आप एक झूठ बोल रहे हैं तो चॉकलेट नहीं दी जाती, तो यह अनुबंधन पलायन प्रशिक्षण का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है कि वह किस तरह से वांछित व्यवहार का प्रदर्शन करके सजा से बच सकता है। ये है पलायन प्रशिक्षण। देखो तो हाँ, पुनर्बलन भी इच्छा या तनाव में कमी को संदर्भित करता है। इसके जो भी हैं प्रशिक्षण कौन कौन से हैं? चलिए, भेदभाव या दंड प्रशिक्षण, और या गैर प्रबलित प्रशिक्षण, और पलायन प्रशिक्षण, और भेदभाव प्रशिक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं? बाल मनोविज्ञान के जनक हैं स्टैनली हॉल। कौन से हैं? स्टैनली हॉल। इवान पावलोव के हैं जनक अनुकूलन के जनक। इवान पावलोव क्या हैं? अनुकूलन के जनक हैं। और वोल्फगैंग कोहलर कौन से हैं? गेस्टाल्ट विज्ञान के नेताओं में से एक हैं। कुर्ट लेविन क्या हैं? आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक हैं कुर्ट लेविन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास की भ्रूणावस्था की अवधि को संदर्भित करता है। कौन सा करता है? 2 से 8 सप्ताह है। विकास की भ्रूणावस्था की अवधि को 2 से 8 सप्ताह है।
चलिए देखते हैं, विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है। प्रसव पूर्व अवस्था में शिशु माँ के गर्भ में विकसित होता है। शिशु कैसा होता है? माँ के गर्भ में विकसित होता है और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरणों से गुजरकर एक परिपक्व हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था बच्चे के विकास प्रक्रिया है जो कि बच्चे से पहले 38 सप्ताह की अवधि के दौरान होती है। कितने? 38 सप्ताह की अवधि के दौरान होती है। इस अवधि के दौरान एक एकल कोशिका पूर्ण अवधि का बच्चा बन जाती है। किसका? पूर्ण। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा वर्तमान में आधारित दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा की एक रणनीति है। क्या है? किस पर आधारित है? ये है अधिकार। समावेशी शिक्षा वर्तमान में अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा की एक रणनीति है। समावेश एक दर्शन है, एक मानसिकता है, एक दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति को समान अवसरों का आनंद लेने और समान गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ पे परिभाषित? विद्यालय एवं कक्षा। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। यह वंशानुक्रम और पर्यावरण के पारस्परिक विचार विमर्श का एक उत्पाद या कड़ी है। विकास के प्रमुख डोमेन कारक जैसे भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, भावनात्मक और भाषा को एक एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने, समझने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया। स्टर्नबर्ग और लुबर्ट द्वारा। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग और लुबर्ट द्वारा। चलिए स्टर्नबर्ग और लुबर्ट 2006। चलिए देखते हैं। बौद्धिक कौशल, ज्ञान, चिंतन की शैली, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, पर्यावरण, संप्रवाह, ये सब क्या है? ये सब है एक तरह से क्या? सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत। किसने दिया था? सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग और लुबर्ट ने। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न पेशों के लिए छात्रों को तैयार करने के मूल्य के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? व्यावसायिक मूल्य। किसके? व्यावसायिक मूल्य। व्यावसायिक मूल्य या व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा निर्णय लेने वाले निकायों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यावसायिक शिक्षा को रोजगार की ओर सीमित सफलता मिलती है। व्यावसायिक शिक्षा को किसकी? रोजगार की ओर सीमित सफलता मिलती है और कुशल श्रम शक्ति का एक पूल बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एक है। क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला जुला हुआ है? कौन सा है? चलिए देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ये क्या है? विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? ये करता है संवेदी गामक अवस्था। चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? कौन सा सिद्धांत किया? मानवतावादी सिद्धांत ये प्रस्तावित किया। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मानवतावादी सिद्धांत।
अब देखेंगे डिसलेक्सिया इज ए फॉर्म। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसएबिलिटी है। उच्च शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होता है? किसके द्वारा? छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न से। उच्च शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से किसके द्वारा? छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न से परिलक्षित होता है। अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे हिंदी। कविता में किस रस की अभिव्यक्ति हुई? किसमें? किसकी? वीर रस की। ये कैसे? इसे आप पहले पढ़िएगा और फिर आप इसे एनालिसिस करिएगा कि किस रस की अभिव्यक्ति हुई। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पंक्तियों से कवि की जीवन दृष्टि के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कवि संघर्षशील और गतिशील है, ये सोचते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आदित्य का कहते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है? किसके है? जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार। दुर का मतलब क्या है? दूर रहो, और निर्वार जिसे दूर करना कठिन है, ये दुर्निवार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित मुहावरा अर्थ युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या है? अंडे का शहजादा अनुभवयुक्त व्यक्ति, बल्कि अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा होता है। निम्नलिखित में से मुहावरे अर्थ संबंधी कौन सा युग्म अनुचित होगा? कौन सा होगा? मुहावरे और अर्थ संबंधी युग्म का कौन सा युग्म अनुचित होगा? उचित नहीं, अनुचित। ये होगा मुँह झूठा करना, यानी कि पेट भरना, ये अनुचित होगा। उचित कौन सा होगा? मुँह की खाना पराजित होना, मुँह उतारना मुँह उतरना उदास होना, मुँह सिलना चुप रहना, ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? इसे हम देखेंगे। आप तो हरिश्चंद्र हैं, ये विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें कौन सा है? अरे इतनी भीषण दुर्घटना में तुम कैसे बचे, ये क्या है? विरामादि की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परोपकार में कौन सा उपचार है? कौन सा है? परधन उपकार। चलिए जल्दी स्पीड से देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए स्पीड बढ़ाइए। निरुत्साह है शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है? निर्धन उत्साह है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्णीय युग्म अल्प प्राण व्यंजन का है? किसका? अल्प प्राण व्यंजन का है, पा दा का। अब देखेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का क्या है? अल्प प्राण है। जैसे क्या है? का, गा, चा और ता क्या है? पहला और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, अर्थात हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। खा, घा, था, धा, भा, था और भा आदि क्या है? महाप्राण। खा, घा, था, धा, भा, था और भा। इसे आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं? हा क्या है? उसमें व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत पर रुको वाक्य में कौन सा करण है? छत पर अधिकरण। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, विभक्ति देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पेपर, है ना। चलिए देखिए अच्छे से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के नानी ने अधिकरण कारक में पर संबोधन हे हो अरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने उसे आधी रात को भगा दिया, वाक्य में कारक पहचानिए। हमने उसे आधी रात को, हमने उसे कितना भगा दिया? आधी रात को। कर्म है, क्या है? कर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है कौन है? कर्मवाच्य है। क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। क्यों? कैसे मालूम करेंगे कि कर्म हो रहा है? इसने बोला पुस्तक पढ़ी जा रही, क्या किया जा रहा है? कर्म किया जा रहा है, पढ़ रहे हैं, है ना, सो नहीं रहे हैं कि इसमें कोई कर्म नहीं किया जा रहा, ये है पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य कौन सा है? हाँ, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, मतलब बहुत थक गए हैं। क्या होता है? तो कैसे लोग बहुत एक तरह से कहेंगे कि हाँ बहुत थक गए हैं, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े रूपक अलंकार है। इसे कैसे समझेंगे? चलिए रूपक अलंकार सबसे पहले अनुप्रास उत्प्रेक्षा यमक को समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रूपक को समझ लेते हैं। जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दर्शाया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में रूपक अलंकार है। यह चंद्रिका उपमेय है और चादर उपमान है। जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता बताई गई हो, अर्थात कोई भी भिन्नता नहीं बताई गई हो, अंतर ना समझ में आए। उपरोक्त पंक्ति में चंद्रमा की रोशनी को चादर के जैसा न बताकर चादर ही बताया गया है। चलिए ठीक है। अनुप्रास क्या है? जब एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास। उत्प्रेक्षा जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो, कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा। यमक क्या है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन हर एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो यमक अलंकार है। चलिए देखिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा मतलब, चलिए देखेंगे क्या है? यमक अलंकार है। काली घटा घमंड घटा यमक अलंकार है। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द वर्तनीगत अशुद्ध है? क्या है? ये है कृत्य। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द वर्तनीगत अशुद्ध है? ये कौन सा है? ये जंतु है। चलिए देखते हैं स्पीड से। वचन संबंधी असंगत युग्मों का चयन कीजिए। वचन संबंधी क्या है? वचन संबंधी आँख आँखियों, ये क्या है? वचन संबंधी गलत है। गली गलियों, पत्ता पत्ते, लता लताएं, ये सभी सही है। आँखियों तो ये गलत है, वचन संबंधी, है ना। एटम बम कहानी के कौन से हैं रचनाकार? एटम बम इनके हैं अमृतलाल नागर। एटम बम के कौन से हैं? अमृतलाल नागर। जैनेंद्र कुमार के हैं नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियाँ, ये जैनेंद्र कुमार का है। अज्ञे, शरणार्थी, जय दोल, कोठारी की बात। पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र, ईसा, हाँ महात्मा ईसा, चुम्बन, चार बेचारे, गंगा का बेटा, अमृतलाल नागर, एक दिल, हजार अफसाने, जंतर मंतर, मन के संकेत, लंगूर का बच्चा, ये क्या है? ये सब हैं एक तरह से रचनाएं हैं सबकी। अमृतलाल की कौन सी हैं? पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र की कौन सी हैं? अज्ञे की कौन सी हैं? ये जैनेंद्र कुमार की हैं। इसे आप देखिएगा 2 से 3 बार, याद हो जाएगा। शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार कौन से हैं? शिव के यहाँ से है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा। चलिए नेक्स्ट। कामायनी की रचनाकार कौन है? स्पीड से जल्दी से टिक मारिए। ये हैं जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। मैं गिरधर के घर जाऊं की मैं कौन काव्य पंक्ति किसकी है? किसकी है? मीराबाई की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन है? कौन से हैं? धर्मवीर भारती। चलिए ये देखते हैं पूरा हमारा एक तरह से कैसे गद्यांश है। ये गद्यांश है, अच्छे से देख लीजिएगा। विवेकानंद ने किसकी गोद में बैठे हुए भारतवर्ष को जगाने का कार्य किया? किसकी गोद में? ये धर्म की गोद में बैठे हुए विवेकानंद को जगाने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यूरोप की सभ्यता सर्वथा तिरस्कार की वस्तु नहीं, क्योंकि मैं भी उस ईश्वर में विश्वास नहीं करना नहीं चाहता जो मरने के बाद मुझे शांति तो दे सकता है किंतु जीवन में मुझे रोटी नहीं दे सकता।
स्पष्ट ही है। स्वामी विवेकानंद भारतीय आध्यात्म का संबंध उस वस्तु के साथ जोड़ना चाहते थे जो हमारे पास नहीं थी, जो शायद हमारे पूर्वजों के पास भी नहीं थी, जिन्होंने धर्म की गोद में ऊँघते हुए भारतवर्ष को जगाने के लिए शंखनाद किया और कहा कि तुम्हें जीवन में स्पंदन भरे वाली प्रणाली की ज़रूरत है। तुम्हें शक्ति का वह विद्युत प्रवाह चाहिए जिससे धरती जवान रहती है और जिससे यूरोप के अंग अंग में चेतना और स्वास्थ्य का सौंदर्य झलक रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विवेकानंद ने किसकी विद्युत प्रवाह की वकालत की? किसकी? शक्ति की। हाँ, उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य क्या है? सोचिए जल्दी स्पीड से। विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है। विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन। अब ये देखेंगे, लेकिन हम मैथ के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। क्यों? हमें पर्यावरण के क्वेश्चन देखना है। चलिए देखते हैं पहले पर्यावरण के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन हम किसी अन्य अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए इस चयन के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सोचिए कौन सा कथन असत्य है। उसे स्नातक होना चाहिए, ये असत्य है। ये ज़रूरी नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता के साथ संबंध में एक तरह से कह सकते हैं कि उसे स्नातक हो, वो अनपढ़ भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, कौन सा है? ब्रह्म कमल राजकीय फूल है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़। हाँ, इसकी जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ है। चलिए अब ये बाकी का आप देखते रहना, स्पीड से मैं देख रही हूँ। जनसंख्या घनत्व कौन से? 829 प्रति वर्ग। और लिंग अनुपात 9 से 12। साक्षरता 67.68 और पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.28। महिला साक्षरता 57.18। जिले 75। नगर निगम 17। राज्य पशु बारहसिंगा। राज्य पक्षी सारस प्रौन। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 1937 में। लखनऊ राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विधानसभा है 403 विधायक हैं। 1 एंग्लो भारतीय है। संसद है 80 निर्वाचन क्षेत्र। राज्य पशु है बारहसिंगा दलदल हिरण। चलिए देखते हैं। ओके नेक्स्ट। ग्राम पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही? ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा सही है? एक ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ये देखिए कौन सा सही है। ये है, एक ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, सही। और तीसरा कौन सा सही है? एक ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच होते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का कार्य ग्राम स्तर पर स्वच्छता, कृषि और सिंचाई सुविधाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति आदि की देखभाल करना है। ये सभी सही हैं। सही क्या नहीं है? सही है सरपंच का पद वंशानुगत होता है, ये गलत है। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि सरपंच का पद हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और इसी बेस पे होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? 1/3 पद आरक्षित हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा सरकार पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पंचायती राज संस्थाओं PRI एक तरह से देख सकते हैं 50:50 आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। प्रत्येक अवधि के बाद पुरुष और महिला प्रतिनिधियों के बीच सीटों को घुमाएगी। यह पुरुष और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, भारतीय रेलवे मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है?
कितनी है 1000 मिमी। भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई है 1000 मिमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित किया गया? किसमें किया? अमोनिया में। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया गया। कैसे किया गया? चलिए इसे थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू देख लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पहले जैव उर्वरक में मौजूद बैक्टीरिया की मदद से जड़ों में स्थिर यौगिक अमोनिया NH3 में परिवर्तित किया जाता है। N2, N2H2, N2H4 एक तरह से कहते इक्वल टू 2NH3 नाइट्रोजन डीमाइन और फिर हाइड्रोजन और अमोनिया। फलीदार पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करता है और गैर फलीदार पौधों में फ्रैंकिया जैसे बैक्टीरिया इसे ठीक करता है। इस प्रकार जैव उर्वरक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं इसे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन फल पकने को नियंत्रित करता है? एथिलीन फल पकने को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि। पिनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिमी होती है। यह मस्तिष्क के केंद्र के पास एपिथैलेमस में स्थित है। पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन, यदि कह दे सब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स ये रहती है और ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का उत्पादन करती है, इसलिए इसे नींद के पैटर्न को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है यकृत। बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है गॉबलेट सेल। अग्नाशय में एक अंतःस्रावी और एक बहिस्रावी कार्य होता है। शिखर स्रावी पसीने की ग्रंथियां हैं, आमतौर पर बालों के रोम से जुड़ी होती हैं। लगातार ग्रंथि के नलिका में एक वसा-युक्त पसीने का स्राव करती हैं। कर्णमूलीय ग्रंथि एक द्विपक्षीय लार ग्रंथि है जो चेहरे में स्थित है। एबनर ग्रंथि जिसे तरल ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है। एबनर ग्रंथियों को क्या माना जाता है? एबनर ग्रंथियों को तरल रूप में भी जाना जाता है, जिसकी जीभ के पीछे की ओर मौखिक गुहा के दोनों ओर स्थित छोटी लार ग्रंथियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है? माजुली है। माजुली भारत का पहला द्वीप है जिससे जिला बना है। हाँ, माजुली द्वीप असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। माजुली को 27 जून 2016 को द्वीप जिला घोषित किया गया। माजुली जिला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली भारत का सबसे बड़ा कार्बन न्यूट्रल जिला है। दमन दादरा नगर हवेली दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। लोनावाला महाराष्ट्र में पुणे जिले का एक हिल स्टेशन है। कच्छ गुजरात में एक जिला है। चलिए देखते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है? अनुच्छेद 17 में। चलिए यहाँ देखते हैं। टैगा किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? टैगा क्या है? वन पारिस्थितिकी तंत्र है। टैगा एक प्रकार की वन पारिस्थितिकी तंत्र है। टैगा वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। टैगा को उत्तरी वन भी कहा जाता है। वनस्पति के बायोम प्रमुख जीवन क्षेत्र प्रमुख रूप से शंकुधारी नुकीली पत्तियों या पपड़ी वाली पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ों से मिलकर बना है, जो उत्तरी परिध्रुवीय वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो लंबी सर्दियों और मध्यम से उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टैगा रूस में छोटी छड़ियों की भूमि रूस के उत्तरी जंगलों विशेष रूप से साइबेरिया का सामूहिक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बती पठार निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तिब्बती पठार किसका उदाहरण है? ये है अंतरपहाड़ी पठार। तिब्बती पठार अंतरपहाड़ी पठार का उदाहरण है। अंतरपहाड़ी पठार पहाड़ों के बीच बना होता है। इसे
किंग घई तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक होती है, लेकिन तिब्बती पठार की ऊंचाई 16,000 फीट है। चलिए, पशु कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी है? पशु कोशिका झिल्ली बनी है लिपिड द्विस्तर से। किससे बनी है? लिपिड द्विस्तर से बनी है पशु कोशिका झिल्ली। हाँ, कहते हैं लिपिड द्विस्तर एक जैविक झिल्ली है जिसमें 2 लिपिड अणु होते हैं। प्रत्येक लिपिड अणु एक हाइड्रोफिलिक प्रत्येक लिपिड अणु एक हाइड्रोफिलिक सिर और एक हाइड्रोफिलिक पूंछ से बना है। यह सभी कोशिकीय झिल्लियों का एक कार्यात्मक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्योहार वाली यात्रा, जिसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेले में से एक माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया? त्योहार वाली कहाँ पे? ये उड़ीसा में त्योहार वाली यात्रा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा बिहार में कौन कौन से त्योहार प्रसिद्ध त्योहार है। बिहार में है छठ पूजा, मकर संक्रांति, सोनपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव, सामा चकेवा, बिहुला। उड़ीसा का है बाली यात्रा, नुखाई, राज परवा, और छत्तीसगढ़ का है माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। कर्नाटक क्या है? मैसूर दशहरा, उगादी। ये प्रमुख त्योहार हैं इसके, है ना। और देख सकते हैं उड़ीसा के सीएम है श्री नवीन पटनायक, और ये सब 14वें नंबर के सीएम हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 7 हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप का में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान, सोचो जल्दी से। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो दोनों ठंडे रेगिस्तान हैं। सहारा पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक है, जो 3.6 मिलियन वर्ग मील 9.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर को आवरण करता है। यह लगभग 1/3 अफ्रीकी महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के बारे में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? मौलिक अधिकार किससे ली गई है? जर्मनी से। चलिए देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा जर्मनी से ली गई। आपात स्थिति के 3 प्रकार हैं। कौन से? राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, वित्तीय आपात। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें कौन कौन से आपात हुए। वित्तीय आपात हुआ संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, और राज्य आपात अनुच्छेद 356, और राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352। ये राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फाइलम में बिना ऊतकों के जानवर होते हैं जिनमें शरीर के छिद्र होते हैं? कौन सा है? ये है पॉरीफेरा। चलिए देखते हैं पॉरीफेरा के बारे में थोड़ा सा। R.S. व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य प्रणाली है। उनके द्वारा परिभाषित राज्य का नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी। पशु किंगडम पशु को उप समूहों में विभाजित किया गया, जिसे फाइलम के रूप में जाना जाता है। राज्य पशु में 11 फाइलम है। राज्य पशु में कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। पॉरीफेरा, कोइलेंट्रेटा, कैटेनोफेरा, कहते हैं हैप्टी हेलमिन्थेस, एसेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचिनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब फाइलम पॉरीफेरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है? थारू। 5 जनजातियों में से थारू सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जिसमें आबादी 83,544 है, जिनकी आबादी भी राज्य की कुल आदिवासी आबादी का 70.4% है। बुक्सा दूसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी? दूसरी है बुक्सा। पहली कौन सी है? थारू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके पर्यटक कौन से हैं? यूपी के पर्यटक स्थल कौन से देखते हैं स्पीड से। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन।
आगरा, लखनऊ, मथुरा ये अच्छे से देख सकते हैं आप। प्रमुख पर्यटक स्थल है आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन। और प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं? ताजमहल, आगरा का किला, बर्ड सेंचुरी, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। बर्ड सेंचुरी क्या है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये बर्ड सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा स्थलीय क्षेत्र है? किसका है? यूरोप का। यूरोप का क्या है? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सबसे छोटा स्थल क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सबसे छोटा हाँ सबसे छोटा स्थल क्षेत्र है, जिसमें दिए गए विकल्पों में कितने हैं? ये 8,60,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया में, है ना। अंटार्कटिका का है और यूरोप का क्षेत्रफल ये आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग क्षेत्रफल। ब्राज़ील में सवाना घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैंपोस। ब्राज़ील में सवाना घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है। ये घास के मैदान 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जिसमें उरुग्वे और पराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये पौधों की प्रजातियों में समृद्ध हैं और वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की तुलना में अधिक विविध हैं। यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र है और वर्षा पूरे वर्ष नियमित रूप से वितरित होती है। एक घास का मैदान वह क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर घास मिलती है। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? CIBIL का क्या है? चलिए देखते हैं। CIBIL का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड क्या है इसका? C मतलब क्रेडिट, I मतलब इन्फॉर्मेशन, B ब्यूरो, I इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं। जहाज निर्माण उद्योग में स्थित है। जहाज निर्माण उद्योग में कौन से हैं? देखिए ए और बी। कोलकाता और कोच्चि और मुंबई क्या हैं? जहाज निर्माण उद्योग में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमीनो एसिड का मुख्य घटक है। अमीनो एसिड का मुख्य घटक कौन सा है? अमीनो एसिड का घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? अमीनो एसिड का घटक है। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करती है? BOD क्या है? माइक्रोबियल प्रदूषण का निम्न स्तर, माइक्रो प्रदूषण का उच्च स्तर, जल शुद्ध है। माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसमें। हाँ BOD उच्च BOD का अर्थ है रोगाणु के कारण पानी अत्यधिक प्रदूषित है। क्या है? प्रदूषित है। BOD क्या है? बायोलॉजिकल या तो कह सकते हैं ऑक्सीजन मांग, जैविक ऑक्सीजन मांग। क्या है? जैविक ऑक्सीजन। नदियों में जल प्रदूषण को घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। मलेरिया के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। DNA से mRNA के गठन को माना जाता है। DNA से mRNA के गठन को माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिलिपि माना जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। पॉलीमरेज। RNA में DNA के एक भूग्रस्त से आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन या mRNA संश्लेषण कहा जाता है। प्रतिलेखन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड से जुड़ जाता है और पूरक RNA के उत्पादन को उत्प्रेरित करना शुरू कर देता है। यह 3 चरणों में पूरा किया गया है: आरंभ, बढ़ाव और समाप्ति। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से संबंधित क्या प्रावधान है? ये है राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 कहता है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध और बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह का खतरा है, तो वह इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह आपातकाल पूरे या भारत के हिस्से के संबंध में हो सकता है। अनुच्छेद 352 कुछ शर्तें रखता है जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को गुड एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में? ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती वन भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे दक्कन पठार के गीले पश्चिमी और दक्कन पठार के उत्तर पूर्वी भाग में और पश्चिम में जम्मू से पश्चिम बंगाल में शिवालिक पहाड़ियों पर हिमालय की निचली ढलान पर होते हैं। वे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्से में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? क्या है? ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। हाँ, सक्रिय, निष्क्रिय, विलुप्त होने की आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अक्सर फटते हैं और ज़्यादातर रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन यूएसए में स्थित, माउंट एटना सिसिली में स्थित है। निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो विलुप्त नहीं हैं लेकिन हाल के इतिहास में प्रस्फुटित नहीं हुए। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। भविष्य में निष्क्रिय ज्वालामुखी फट जाते हैं। दुर्लभ ज्वालामुखी भी है। विलुप्त और निष्क्रिय ज्वालामुखी ने दूर के भूगर्भीय अतीत में काम नहीं किया। ज़्यादातर मामलों में ज्वालामुखी का गड्ढा पानी से भर जाता है और जिससे यह झील बन जाती है। ओके, अच्छे से आप देख सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी और कौन सा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, दुर्लभ ज्वालामुखी। अब हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या है? ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। अब पूरा थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी अक्सर फटते हैं और ज़्यादातर रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित होते हैं। निष्क्रिय क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी वो हैं जो विलुप्त नहीं हैं लेकिन हाल के इतिहास में प्रस्फुटित नहीं हुए हैं। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। भविष्य में निष्क्रिय ज्वालामुखी फट जाते हैं। हाँ, और दुर्लभ ज्वालामुखी, विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी ने दूर के भूगर्भीय अतीत में काम नहीं किया। ज़्यादातर मामलों में ज्वालामुखी का गड्ढा पानी से भर जाता है जिससे यह झील बन जाती है। ओके, अब हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और आप इसे अच्छे से देखते जाइए, पढ़ते जाइए और जो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूं। और वैसे भी ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरा पर्पज़ सिर्फ टेक्स्ट बुक दिखाना, एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराना और पढ़ाना और दिखाना। ऐसे आप अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए और रिवीजन करिए। बाय बाय, टेक केयर।